बोझ नहीं, हम हैं खास, सुविधा चाहिए आसपास। जैसे मेरी मान्यू कहा करती, बेटी जिस दिन तू चली जा ना घर तब बार मन एक रोटी की भूख मेरी खत्म हो जाए, दुकड़ चकड़ होई रहा घर की परिवार की इज्जत सब न्यू को है, ये छोरी न खेलन भेजा इनका देखियो क्या होगा। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए ग्राउंड्स है यहाँ पे, उनकी हालत क्या है। यहाँ पे राजीव गांधी स्टेडियम की देख लो आप, कितने इंजरी हुई है। अंजलि राठी इतनी अच्छी टेनिस की प्लेयर है, उसके पैर के अंदर यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ खेलते हुए। और ये जो छोटू राम स्टेडियम की कल परसों जो है एक रियलिटी चेक किया कुछ सामाजिक संगठनों ने, उन्होंने बताया कि ईंट पत्थर घास फूस सब के में झाड़ जंखाड़ है उड़ा है, और कोई मतलब ट्रैक नाम की चीज नहीं है उस तरह से। 2016 में रियो ओलंपिक्स जो हुए थे, वो ऐसे ओलंपिक थे जिसमें 2 मेडल इंडिया ने जीते और दोनों महिलाओं ने जीते, और दोनों साक्षी मलिक हमारे यहाँ की जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता, और पीवी सिंधु उन्होंने सिल्वर मेडल बैडमिंटन में जीता। प्रधानमंत्री जी से जब वो मिली तो उन्होंने भी ये कहा कि हम अपनी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है उसको अब आगे बेटी खिलाओ तक एक्सटेंड करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ। मेंबर पार्लियामेंट हैं दीपेंद्र हुड्डा जी जो हैं, उन्होंने बताया कि 2023 के अंदर उन्होंने अपने एमपी कोटा से मतलब 8 लाख, हाँ ऐसे कुछ था, हाँ काफी बड़ा अमाउंट था, हाँ काफी बड़ा 8 लाख वो अमाउंट है। वो पार्लियामेंट्री कमेटी आज ही रिपोर्टेड है अखबारों में जो उन्होंने उनको बताया है। तो वो पैसे पड़े हैं आपके पास, लेकिन उसके बावजूद आप वहाँ पे काम कर नहीं रहे किसी भी तरह का, और इसका नतीजा ये है कि हमारे जो खेल के मैदान जो जीवनदायी जगहें होती हैं वो कब्रगाह बनने लग रही है। और इससे आगे क्या हद गुजरेगी। मतलब हमारी लड़कियां जो हैं मतलब खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर के खिलाफ जो है FIR रजिस्टर हुई है पहले यौन शोषण के मामलों में। हमारी कुश्ती की जो सिरमौर हमारी हैं दुनिया को हरा के जो आगी, यहाँ पे देश के अंदर उनको कैसे हराया जाए उन विश्व विजेताओं को, पिछले दिनों ये नज़ारा हमने आपने सब ने देखा है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज पॉडकास्ट स्टूडियो में मेरे विशेष मेहमान है जगमती सांगवान मैडम, हरियाणा में पहली महिला भीम अवार्डी और इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर। 80s में अगर आप खेलों को फॉलो करते हो तो आप मैडम को जरूर जानते हो। हालांकि मैडम सोशल एक्टिविज्म के मामले में तो सब जानते हैं, लेकिन आज के पॉडकास्ट स्टूडियो में हम बात करेंगे हरियाणा और खेलों की, और खेलों में भी महिलाओं की कई सारी बातें करेंगे मैडम से। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और द हरियाणा टॉक्स इतने इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात कर रहा आज, इसकी विशेष खुशी है मुझे। तो मैडम आप पहले महिला भीम अवार्डी है, तो हम थोड़ा सा हमें 80s में ले चलिए, उस समय खेलों के बारे में, और किस किस परिस्थितियों में आप खेलों में आए और कहाँ कहाँ क्या क्या खेला, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उनसे भी बार रूबरू हो जाए आप। हाँ, देखिए सत्सिंह, जो आप जानना चाह रहे हैं असल में मुझे भी अपनी पूरी रील बैक घुमानी है उसके लिए असल में हमारा जो गांव है, मेरा गांव बुटाना है सोनीपत जिला के अंदर, और वो शिक्षा का और खेलों का केंद्र रहा। पूरा जो क्लस्टर है वहाँ पे 10-12 गांव का, तो वहाँ हमारा जनता बुटाना एक स्कूल होता था, और जनता पुटाना में बहुत खेल होते थे। और हम जो लड़कियां हैं वो लामनी करा करते, और उड़ जनता पुटाना में खेल हो रहे होते। और फिर वहाँ से किलकारी आती तो हम दाती नीचे रख कर फिर ऊपर सुना करते, भाई घनी
फिजिकल कार्य, इसका कबड्डी मतलब कबड्डी की हमारे गांव की टीम जीतती है। तो हम ऐसे फिर ये लगता कि भाई हमें भी खेलने का मौका मिलना चाहिए। फिर जैसे ये माहौल ऐसा था तो रोज सुबह शाम लड़के हमारे यहाँ गांव में वॉलीबॉल खेलते थे। गौरव अपना ग्राउंड लगा रखा था और हम वहाँ पे मतलब गोबर पानी करा करते आते जाते, और मतलब खेलना तो दूर, बॉल टच करने का मौका मिलना दूर, हम उधर मतलब पूरी नज़र भर के तो देख भी नहीं सकते थे, जबकि इतना अच्छा लगता था कि अपने भाई सारे खेलने लग रहे, इतना अच्छा माहौल उसमें। तो वहाँ से मतलब थोड़ा ये कसक पैदा हुई कि भी हमें भी कोई खेलने का मौका मिले। कौन सी क्लास में रहे होंगे आप? उस समय पे मैं 5th 6th में अच्छा। थी। तो फिर बाई चांस सौभाग्य से ऐसा हुआ कि हमारे गांव में एक हिंदी की टीचर आई, फूलवती जी उनका नाम था, और उन्होंने कहा कि भाई वो टीम बनाएंगी। पहले खो खो की बनाई। खो खो तो मुझे लगता है कि उस समय पे हमें ज़्यादातर लड़कियां खेल लेती थी, परंतु वॉलीबॉल की टीम का तो विशेष हमें चाव था कि लड़के खेलते हैं तो हम भी खेल के दिखाएंगे। तो उन्होंने वॉलीबॉल की टीम बनाई और उसमें फिर हमने प्रैक्टिस शुरू करी, और क्लास मिस कर कर के पूरा दिन लगे रहते थे हम। और एक ही बॉल थी हमारे स्कूल में पूरे में, और आधा टाइम तो उसका पंचर हो जाता, तो पास में एक साइकिल के पंचर लगाने की दुकान थी, तो वहाँ भागते रहते थे कि पंचर लगवा के लाओ। तो इस तरह से हमने वो जो वातावरण के प्रभाव में इतनी लगन से खेल में काम किया कि पहली बार में हमारे स्कूल की टीम जो हरियाणा में वो 2nd नंबर पे आ गई। तो वहाँ से सरकारी स्कूल की? हाँ, सरकारी स्कूल, लड़कियों का मैट्रिक तक का स्कूल था हमारे गांव में, तो उसमें हम पढ़ते थे। तो ये हमारे फूलवती जी जो हमारी टीचर थी और हमारा स्कूल जो है उसको ये श्रेय जाता है कि वहाँ पे वॉलीबॉल की टीम बनी और हमें जो है हमारे भाग्य खुले, एक तरह से रास्ता खुल गया। हाँ। तो स्मैश करते थे या अंडर हैंड? स्कूल लेवल पे ज़्यादातर अंडर हैंड वो हम खेलते थे। फिर जैसे कॉलेज लेवल पे आए तो ज़्यादातर लड़कियों को तो खेलने भेजा ही नहीं घर वालों ने। हमारी पूरी टीम जो है वो बिखर गई थी उसके बाद। बस हम 2 लड़कियां जो हैं गांव से बुटाना से गोवाना खेलने आते थे, पढ़ने आते थे कॉलेज में, और वहाँ पे थोड़ा स्मैशिंग का गेम शुरू हुआ था हमारा। परंतु वो जो रोज़ का डेली अप डाउन करना होता था और फिर रात में रोज़ देर तक पहुँचते, बस भी उस टाइम उतनी नहीं होती थी बस सर्विस, तो हम लटक झटक में परिवार भी थक गए थे और हम भी थक गए थे। पर सौभाग्य से फिर हरियाणा के अंदर खेल कूद महाविद्यालय शुरू हुआ, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर। तो वहाँ पे मतलब आउटस्टैंडिंग 20 स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सीट्स थी, 20 सीट्स। तो वहाँ फिर एडमिशन की ट्राई करी। मेरे भाई जो हैं खुद फुटबॉल के प्लेयर रहे थे, वो जनता बुटाना के बेस्ट प्लेयर थे, तो फिर वहाँ पे एडमिशन हो गया। अच्छा, हो गया मेरा, हाँ। और वहाँ पे एडमिशन हुआ तो 20 में से मैं अकेली लड़की थी। तो हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि देखो तुम अकेली लड़की होगी, रोज के झंझट होंगे, देख लो तुम्हें एडमिशन लेना है क्या। पर इतने अनुभव से मैं सीख चुकी थी कि यही एक मौका है जीवन में कुछ करने का। हाँ, कुछ करने का, ग्लास सीलिंग को उखाड़ फेंकने का। तो फिर मैंने कहा जी मैं तो पक्का लूंगी एडमिशन क्योंकि सब कुछ फ्री था वहाँ पे। अच्छा। लॉजिंग, बोर्डिंग, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के और लिए खेलने को मिल रहा? हाँ, और खेलने को मिल रहा था। तो फिर रीट्रायल किया गर्ल्स के लिए कि एक बार फिर करके देखते हैं लड़कियों का, और 2 सीट्स बढ़ा के फिर 3 लड़कियों का एडमिशन जो है वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज में हुआ। और वहाँ पे जो A1 सुविधाएं थी, मतलब पढ़ने का भी और खेल का भी, तो हमें लगा कि भाई अब तो बस कुछ करके ही दिखाना चाहिए, इतना अच्छा मौका मिला है। 80s की बात है?
ये 80s की बात है, मतलब 78-79 में वहाँ दाखला पे हो गए। गए हम। हाँ, हाँ। और 80 में मैं इंडिया की टीम में आ गई थी। तो मतलब हम गांव में काफ़ी खेत का काम, गोबर पानी ये वो करते हुए, तो मेहनत करने का तो थोड़ा सा था मादा। तो होता ये था कि जब सारे स्टूडेंट्स आते थे उससे पहले 1.5-2 घंटा तो मैं तो खुद प्रैक्टिस कर चुकी होती थी। इतना ज़्यादा वो गांव से जो बना हुआ था ना, कि खिलाड़ी बनना बहुत विशेष चीज़ है कोई ऐसी। तो फिर 80 में हम साउथ कोरिया गए, सियोल में, और एशिया में हमारी ब्रॉन्ज मेडल आया। और फिर एशिया लेवल पे जिनका ब्रॉन्ज मेडल या फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, वो इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे खेलते थे। फिर 81 में मैक्सिको में हम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए। तो इंडियन वुमेन टीम वॉलीबॉल हाँ, की। हाँ जी। तो वर्ल्ड में तो हमारी बहुत ही 11वीं पोजीशन थी। फिर 82 में एशियाई खेल हुए दिल्ली में। 82 में। हाँ, तो यहाँ पे फिर इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला अपने होम ग्राउंड पे। तो असल में तो पहले तो महिलाओं की वॉलीबॉल की टीम विदेश में भेजते भी नहीं थे, सब स्टैंडर्ड बोल के वो ड्रॉप कर दी जाती थी ज़्यादातर टीमें ऐसे। लेकिन क्योंकि 82 एशियाई खेल अपने देश में होने थे, तो होस्ट कंट्री की टीम ना हो। 82 में तो ये सतपाल महाबली वगैरह इन्होंने मेडल लिए थे, बड़े स्टार होते थे। हाँ, पीटी उषा। हाँ, पीटी उषा। हाँ, सतपाल। अच्छा, आप तो उस दौर की बात कर रहे हैं। हाँ। हाँ। जी जी जी। तो तब फिर हमारी यहाँ पे एशिया में 6th प्लेस आई थी। और मतलब मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, और वैसे तो स्मैशर थी मैं अपने हरियाणा की बेस्ट, पर लेफ्ट हैंडर का एडवांटेज होता है वॉलीबॉल में कि वो लिफ्टर हो तो वो डायरेक्ट हिट करता है। तो फिर मेरे को लिफ्टर बनाया गया था वहाँ पे। और चाइना के खिलाफ हम मैच 0-0 पे हार रहे थे। मैंने एक डायरेक्ट हिट किया, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि ये तो बड़ा बेइज्जती सी हो रही है भाई। मार नहीं रही ये स्मैश, इतनी अच्छी बॉल बना के दे रही हूँ मैं। तो मैंने लगाई और उसमें 1 नंबर बन गया हमारा। तो सब बोले हमारे हरियाणा की लड़की ने 0 तोड़ दिया। तो इस तरह से की जर्नी वो रही शुरुआती वॉलीबॉल देश की और हमारी भी। तो कब तक खेले आप फिर वॉलीबॉल? फिर 82 एशियन गेम्स के बाद फिर मैं अपना MSc में रूरल सोशियोलॉजी में मेरा एडमिशन था। तो फिर पढ़ाई की तरफ ही मेरा रहा। 3 साल में इंडिया की टीम में रही। फिर आप MDU में भी तो आ गए थे। हाँ, फिर वहाँ से हम डिग्री करके अपनी पूरी, और फिर यहाँ पे जॉब लगी MDU में मेरी, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स। तो यहाँ मैं 2-3 साल असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स रही, परंतु वो सिटिंग वाली जॉब थी। मुझे लगा कि मुझे तो खेल में न जाना, लड़कियों को खिलाना है, और किशोरी कॉलेज तभी शुरू हुआ था जी। तो वहाँ पे बेस्ट टैलेंट जो है वो आता था। तो फिर मैं किशोरी कॉलेज में 2-3 साल रही, वहाँ की फाउंडिंग टीम्स सारी खड़ी की और सब उनके साथ रहे। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट शुरू होने लगे टीचिंग में भी। जी। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में आई, और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज का जब मर्जर हुआ तो फिर हम यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स में मतलब अडॉप्ट कर लिया और गया सारी फैकल्टी जो यूनिवर्सिटी की थी। तो उस टाइम में मतलब खेल और जो पढ़ाई है दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट की तरह से अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर रही वहाँ पे HAU में। तो वो एक्सपोजर था। फिर ये मेरिट के हिसाब से उन दिनों में मैं जहाँ चाहती वही सिलेक्शन हो जाता था। तो इसलिए 2-3 जॉब्स मैंने अपने हिसाब से स्विच करी। और सारा ये करते हुए एक बार हमारी MDU की जो टीम है, हमारा एक सेट हमारा नॉर्थ जोन में भी हमारी 3rd प्लेस आई। सारा सब कुछ करते हुए उसी से संतोष करना पड़ा। बट हम ऑल इंडिया लेवल पे हमारी यूनिवर्सिटी खेली, हमारी उन लड़कियों को एक्सपोजर मिला
ये इतना। तो मैडम ये सारा फिर हम ले आते हैं 2001 के आसपास, जब हरियाणा में कैश अवार्ड शुरू हुए। क्योंकि उससे पहले तो खेलना मतलब ऑब्वियसली एक लड़की के लिए, गांव की लड़की के लिए इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हमारा टैलेंट तो शुरू से रहा है, जैसे आपने कहा फार्मिंग बैकग्राउंड है, तो वो शरीर की ताकत, वो टफनेस, वो रिजिलियंस, वो सारी चीज़ें हमारे बच्चों में होती है। फिर जब इससे कैश अवार्ड शुरू हुआ, तब से क्या प्रोज एंड कॉन्स सामने आए? देखिए, ये जो खेल का पूरा हमारे यहाँ पे जो आज के दिन वातावरण बना हुआ है, इसको समूल थोड़ा समझने के लिए अगर संक्षेप में बात करें तो जैसा आपने कहा कि हरियाणा जो पंजाब से अलग हुआ, तो हमारे यहाँ पे लैंड होल्डिंग जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर थी, छोटी किसानी थी यहाँ पे। तो ये था जरूरत की सर्विसेज में जाएं, फौज, पुलिस, ये सारा जो है, और फिर उसके लिए हर्ष पोस्ट मतलब शरीर चाहिए। तो खेलों में, खेल के माध्यम से ये बनाना, अखाड़े की कल्चर अपने यहाँ पे रही है ऐसी। तो ये टैलेंट इस तरह से और जरूरत जो है ये बनी। लेकिन जो पॉलिसी लेवल पे जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस टैलेंट को एक्सप्रेशन देने के लिए, अभिव्यक्ति देने के लिए जो खड़ा किया जाना चाहिए था गांव के अंदर जो है, उसकी बजाय हमारे यहाँ की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसका जोर इस पे रहा, जैसे आपने बताया कि मेडल लाओ इनाम पाओ। तो मेडल लाओ, भाई वो कैसे लाओगे? सुविधाएं आपको चाहिए, मतलब खेल के मैदान चाहिए, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए बहुत अच्छे, आपको कोचेज चाहिए, इतने अच्छे ट्रेनर्स जो हैं, तो ये सारी चीज़ चाहिए, तभी तो आप मतलब इतने हायर लेवल की परफॉर्मेंस दे सकते हैं जी। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे हरियाणा के अंदर केवल एक, जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स कॉलेज जो खुला था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, वहाँ पे स्पोर्ट्स स्कूल राई में था, थोड़ा एक स्कूल था, एक कॉलेज था, उसके अलावा कोई कॉलेजेस या वो नहीं है। तो ये जो मतलब सरकार की तरफ से जो सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए थी वो नहीं थी उस लेवल की, जिस लेवल की चाहिए मेडल लाने के लिए। तो फिर जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादातर जो प्राइवेट एकेडमीज जो हैं वो मतलब उभर के आने लगी। प्राइवेट एकेडमीज में बड़ा मार्केट जो है वो खुल गया, जैसे कोचिंग सेंटर शिक्षा में खुले हुए हैं कि आपको अगर IIT IIM में जाना है तो आप कोचिंग वहाँ से लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे शुरू हो गया खेलों के अंदर कि प्राइवेट एकेडमी जो है वो खुली, और वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, जो कैश अवार्ड था उसका आकर्षण और नौकरी का भी जो प्रावधान किया गया, उसका आकर्षण ये था कि एक बार किसी भी तरह से मतलब एक मेडल ले लो तो जिंदगी मालो माल हो जाएगी ऐसी। तो परिवारों ने भी इसी तरह से सारे घर का बजट निचोड़ के अपने एक एक बच्चे पे लगाना शुरू कर दिया कि किसी तरह से वो मेडल लेके आए हमारे हरियाणा और देश के लिए, और उनका जीवन बदल जाएगा, साथ में परिवार का भी बदल जाएगा ऐसा। तो ये मतलब प्राइवेट एकेडमीज जो पैरेलल चल रही हैं और उधर से जो पब्लिक सेक्टर की खेल सुविधाओं का जो अभाव है, यहाँ पे ये चीज़ उलझी हुई है, और इसके अंदर जो है वो कैश अवार्ड का मतलब एक आकर्षण आया। ये ठीक है कि भाई उसके मदद से बहुत सारे खिलाड़ियों का जीवन भी बदला है, परंतु जो मेडल हैं वो उस स्तर के तो अभी भी नहीं आ रहे। जितनी हमारे देश की आबादी है उसको अगर देखें, उसके संगति में हमारे खेल के मेडल नहीं है। क्यूबा जैसे जो छोटे छोटे देश जो हैं, हमारे हरियाणा जितनी भी आबादी नहीं है, जब ओलंपिक की मेडल टैली देखें तो वो हमारे से ऊपर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेलों का एक तरह से कमर्शियलाइजेशन हम देखते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है
उसका जो स्लोगन है आज के दिन, जो जितना मेरा अनुभव है, वो मेडल लाओ इनाम पाओ की बजाय मैदान में आओ और मेडल लाओ। मतलब ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैलेंट हमारे यहाँ पे है खेलों का, उस सब को हम खेल के मैदानों में लेके आएं। और मतलब क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी। एक तो आप 10 में से छांटते हैं, टीम 10-20 हैं जो, और एक ये है कि आप सैकड़ों हजारों में से छांटते हैं। तो जाहिर है कि वो टीम, वो जो टैलेंट जो है, वो ज़्यादा मेडल विनिंग उसके पोटेंशियल्स जो हैं वो होते हैं। और जिन देशों ने ओलंपिक के अंदर या वर्ल्ड लेवल पे स्पोर्ट्स पावर की तरह से अपने आप को जमाया है, फॉर एग्जांपल चाइना से हमारा मतलब वो हो सकता है एक क्या के मुकाबला उस तरह का देखे तो। लेकिन चाइना तो आज मतलब अमेरिका को भी बड़ा थ्रेट है उसके लिए कि ओलंपिक्स मेडल टैली में वो उनके साथ जो है compete कर रहे हैं। परंतु हमारे 1-2 मेडल मुश्किल से आ रहे हैं। तो इसमें हमें ये लगता है कि जो आपने कहा कि ये जो कैश अवार्ड वाला है और ये जो कमर्शियलाइजेशन है खेलों का, इसकी बजाय खेल सुविधाओं का जाल बिछाया जाना चाहिए हमारी पंचायतों तक, जो है पंचायत स्तर तक। क्योंकि मुख्य जो खेल की प्रतिभा है वो गांव में कंपैरेटिवली और भी ज़्यादा है, जबकि खेल सुविधा हमारी जो है वो केवल जिला स्तर तक ही अभी तक थोड़ी बहुत हैं, जितनी भी हैं। आपने ना अभी खेलों की बात की, पंचायतों की बात की आपने, और इसको जाल को फैलाए जाने की बात कही। अभी हरियाणा में बहुत रिसेंटली 2 बहुत यंग बास्केटबॉल के बहुत ही टैलेंटेड प्लेयरों की डेथ हुई है। हार्दिक राठी, जिसके घर भी आप भी गए थे, लाखन माजरा वाले जो घटना हुई थी, और वो जो वीडियो जब मैंने पहली बार देखा, और मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने भी देखा होगा पूरी तरह से, मतलब एक इतना टैलेंटेड प्लेयर और इस तरह से जैसे डेथ हुई, बहुत दर्दनाक डेथ थी वो। और वो कहते हैं ना कि फॉर नो रीज़न उस बेचारे की क्या गलती थी। तो ऐसी घटनाओं के बारे में भी आप बताओ, और ख़ास करके आप उनकी मदर से मिल के आए थे, आपने सोशल मीडिया पर भी कुछ लिखा था। देखिए, जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया है वो तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही दिल तोड़ने वाली घटनाएं हैं। मतलब इतने शानदार दोनों वो लड़के जो प्लेयर की तरह से उभर के आ रहे थे, और जिस तरह से मतलब खेल के मैदान में जो डेथ हुई उनकी, उसने सबके दिल जो हैं वो बैठा दिए बिल्कुल। और हम मतलब परिवारों की तो ये हालत है, उसकी माँ के से मिलने हम गए थे, उनका दुख साझा करने। तो उसके माँ ने ये बताया, वो खुद भी बहुत ही छोटी उम्र की, उसकी मदर जो है वो बता रही थी कि हार्दिक जब भी कोई नई टेक्निक सीखता था, स्किल सीखता था, उसकी इच्छा रहती थी कि वो अपनी माँ ने करके दिखाओ अपने घर में। तो बोली वो घर में कूदन लग जाता, और मैं उसने यूँ कहती, बेटा एक दिन मैं तेरा पूरा मैच देखने आऊँगी, उड़ा जब दिखाइए ये सारी स्किल जो है। और उसने कहा कि भी मेरी और मेरे बेटे की दिल में रहेगी, मतलब ऐसा क्यों हुआ। और जार जार वो महिला रो रही थी। और मुझे ये लगता है कि तकरीबन हरियाणा के और देश के भी संवेदनशील जो लोग हैं, सबकी ऐसी ही हालत थी इन दोनों खबरों को पढ़ के, चाहे वो अमन की हो चाहे वो हार्दिक का हो। तो ये घटनाओं के पीछे जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि उसके बाद रोहतक के जो डीएसओ थे, हालांकि फुल टाइम डीएसओ नहीं थे, अनूप, उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी कि जहां वो प्रैक्टिस करते थे वो हमारी जुरिडिक्शन में है ही नहीं, इसलिए खेल विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं। उसके बाद हार्दिक के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई है, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन ये तो पीछा छुड़ा लिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन कोई भी प्लेयर मेडल लिया है, सबसे पहले फ़ोटो खिंचवाने के लिए नेता प्रशासन उसको जीप में बैठा के लाएंगे, फूलों से लाद देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देखो जी हमारा टैलेंट, हरियाणा का टैलेंट। अपनी सरकार की
उपलब्धि बताएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे यहाँ के जो नेता हैं उनको खुद पे सोचना चाहिए कि वो उन खिलाड़ियों की जो लोकप्रियता है उसको भुनाने के लिए तो बहुत तत्पर रहते हैं। वो जब वो मेडल लेके आते हैं तब जो है वो उनके साथ फोटो खिंचवाना, इसको कहते हैं भुनाना किसी चीज़ को। लेकिन असल में जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने जीवन के अंदर, उस समय पे सरकार को जिस सपोर्टिव एटीट्यूड के साथ उनको हेल्प आउट करना चाहिए, वहाँ पे घोर उपेक्षा है। और इन्हीं केसेस के मदद से अगर हम देखने की कोशिश करें आज, तो अब ये जो घटना हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं और कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट देगी। और कमेटी की रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया कि वो तो जो खेल के मैदान थे वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तो थे ही नहीं, इसलिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है उसके अंदर। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि वो पंचायती विभाग के द्वारा बनाया गया ग्राउंड था, और जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए ग्राउंड्स हैं यहाँ पे, उनकी हालत क्या है। यहाँ पे राजीव गांधी स्टेडियम की देख लो आप, कितने इंजरी हुई है। अंजलि राठी इतनी अच्छी टेनिस की प्लेयर है, उसके पैर के अंदर यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ खेलते हुए। और ये जो छोटू राम स्टेडियम की कल परसों जो है एक रियलिटी चेक किया कुछ सामाजिक संगठनों ने, उन्होंने बताया कि ईंट पत्थर घास फूस सब के में झाड़ झंखाड़ है उड़ा है, और कोई मतलब ट्रैक नाम की चीज़ नहीं है उस तरह से। वहाँ पे शौचालय नहीं है, वहाँ पे जो माँ बाप बच्चियों को लेके आते हैं वो उनके साथ बैठने की जगह भी नहीं है। चलिए वो एक चीज़ है, लेकिन जहाँ तक ये लाखन माजरा वाला वो है बास्केटबॉल कोर्ट, क्योंकि मैं वहाँ पे खुद गई तो हमें ये लगता है कि इसमें 3 महीने पहले गांव की तरफ से सीएम विंडो के ऊपर शिकायत भेजी गई, और वहाँ से वो शिकायत जब चली है तो जो जेई है यहाँ हरियाणा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, वो वहाँ पे देखने के लिए गए। लेकिन 3 महीने के अंदर जब उन्होंने देख लिया उस पोल की क्या हालत है, उसके बाद कुछ भी नहीं किया गया। असल में जहाँ पे बड़े बजट लगाए जाते हैं, जहाँ पे लाभ मिलता है, विभागीय काम करने वालों को खुद को लाभ मिलता है, वही काम जो है वो उनके एजेंडा पे आते हैं। ये जो इस तरह के काम है ये उनके एजेंडा पे नॉन प्रायोरिटी में है। इसी तरह से जो नए इक्विपमेंट्स जो खरीदे जाने थे 2019 से लेके आज तक विभाग ने कोई भी इक्विपमेंट खरीदा नहीं है, और 2 साल से परचेज की फाइल जो है वो यहाँ पे घूम रही है अलग अलग दफ्तरों के अंदर, और खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर के वहाँ पे पड़ी है वो फाइल आज भी। जब आप 5-5, 6-6 साल में कोई खरीदारी नहीं कर रहे हो तो स्पोर्ट्स जो है मेडल आएंगे कहाँ से। इधर से जो मेंबर पार्लियामेंट हैं दीपेंद्र हुड्डा जी जो हैं, उन्होंने बताया कि 2023 के अंदर उन्होंने अपने एमपी कोटा से मतलब 8 लाख 22 लाख ऐसे कुछ था, काफी बड़ा अमाउंट था। हाँ, काफी बड़ा 8 लाख वो अमाउंट है। वो पार्लियामेंट्री कमेटी आज ही रिपोर्टेड है अखबारों में जी, जो उन्होंने उनको बताया है। तो वो पैसे पड़े हैं आपके पास, लेकिन उसके बावजूद आप वहाँ पे काम कर नहीं रहे किसी भी तरह का, और इसका नतीजा ये है कि हमारे जो खेल के मैदान जो जीवनदायी जगहें होती हैं वो कब्रगाह बनने लग रहे हैं। और इससे आगे क्या हद गुजरेगी, मतलब हमारी लड़कियां जो हैं मतलब खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर के खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर हुई है यौन शोषण के मामलों में। हमारे कुश्ती की जो सिरमौर हमारी हैं दुनिया को हरा के जो आगी, यहाँ पे देश के अंदर उनको कैसे हराया जाए उन विश्व विजेताओं को, पिछले दिनों ये नज़ारा हमने आपने सब ने देखा है जी। तो इस मौके के ऊपर देखिए जितना मेरा अनुभव है या जितना हम स्पोर्ट्स को मतलब अपनी रिसर्च के माध्यम से या प्रैक्टिस के माध्यम से, रिसर्च एंड प्रैक्टिस दोनों में इन्वॉल्व रहे हम, हमें ये लगता है कि जो हदें जो हैं वो पार हो चुकी हैं, और ऐसी जब जगह आ जाती है
तो जनता जो है उसको एक रोल प्ले करना होता है। जिनके बच्चे जो हैं वो जिनके खेल करियर दांव पे लगे हुए हैं, वो उन परिवारों को जिनकी बेटियों के मान सम्मान पे खतरा मंडरा रहा है, उन सबको एक भूमिका अपनी लेनी पड़ेगी एक सक्रिय नागरिक की। और यहाँ पे गांव-गांव के अंदर जो है खेल कूद मंच बनाए जाने चाहिए। और वो जो पेरेंट्स हैं वो सब अपना एक पूरा अपने गांव का जहाँ पे जिस खेल की प्रतिभा है उसके हिसाब से अपना एक पूरा डिमांड चार्टर अपनी पंचायत को दें। पंचायत से आगे जो है वो खेल अधिकारी को भी दें, खेल मंत्री को भी दें। तो ये जो जनता जो है जहाँ पे हालात सुधरे हैं, जहाँ जनता सक्रिय हो जाती है और लोकतंत्र के अंदर जन दबाव जो है उसी में काम होते हैं। मतलब जो कहा करे ना कि बोलनिया का तो बुम्बला बिख जा और बिना बोलनिया के बेर बिखर जा, हमारे बेर बिखरन लाग रहे हार्ड है। तो ये ऐसी जगह के ऊपर लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए और अपनी सरकार के साथ, अपने जो अधिकारियों के साथ जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है। भाई यहाँ पे मतलब एब्सोल्यूट नहीं है कुछ भी, यहाँ पे अकाउंटेबल एक प्रशासन है, लोकतंत्र की जो प्रणाली है। तो उसमें जो है अपने ये रोल प्ले करें और एक बार की उससे नहीं होगा। जहाँ पे इतना संवेदनहीनता का माहौल बन चुका हो वो इतनी तेजी से टूटता नहीं है। तो बार बार प्रयास करने होंगे। और असल में हरियाणा के अंदर जो खेलों की जैसी प्रतिभा है, हमें मतलब कहीं पे भी कोई गैदरिंग होती है, क्योंकि हम थोड़ा पढ़े भी हैं इस सब्जेक्ट को, खेल को, और खुद भी किया है। इतने शानदार लड़के लड़कियां नजर आते हैं कि अरे इसको अगर इस खेल में डाल दिया जाए तो ये मतलब अनपैरेलल कर सकता है। फिर उसने पूछा भाई कौन सी क्लास में है, इसमें हूँ जी। भाई खेला भी करे के ना जी, पढ़ाई का बहुत लोड है ये बता पढ़ाई का इस तरह का हो रहा है। भाई पढ़ाई भी करें ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये जो खेल की प्रतिभा हमारे हरियाणा के अंदर या हमारे देश के खिलाड़ियों के अंदर है उसको अभिव्यक्ति मिले और हमारा देश भी जो है एक स्पोर्ट्स पावर की तरह से, खेल ताकत की तरह से उसकी पहचान बने। ये काम करवाने के लिए इसको मतलब प्रैक्टिकल सेंस में लागू करवाने के लिए लोगों को, जनता को भी रोल प्ले करना पड़ेगा और जो सरकार है और जो प्रशासनिक मशीनरी है उनको हमें ये लगता है कि अभी से जो हार्दिक की और अमन की जो शहादत हुई है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। वो पूरा सरकार की तरफ से सभी मैदानों का एक रियलिटी चेक हो, हर खेल के मैदान का रियलिटी चेक हो कि कैसी उसकी हालत है, क्या उसकी ज़रूरत है, क्या किया जाना चाहिए। और पूरी एक रिपोर्ट जो है वो सरकार की तरफ से आनी चाहिए कि इसके बाद हमने ये किया है और ये आगे हम करेंगे समयबद्ध तरीके से। ये नहीं कि भी लटका झटकी में सब कुछ भूल जाएंगे लोग, जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ मुझे ये लगता है कि एक मतलब जन आयोग की तरह से एक लोगों की तरफ से भी पहल हो कि वो भी अपने गांव के, अपने शहर के जो हैं खेल सुविधाओं का रियलिटी चेक करें। हम नागरिक जो है देखें वहाँ पे मैदानों की हालत क्या है, वहाँ पे कोचिज हैं या नहीं है, वहाँ पे खेल सुविधाएं, दूसरी जो इक्विपमेंट्स जो हैं वो किस तरह के हैं। तो वो भी नागरिकों को भी अपना एक आयोग बना के और ये खेल सुविधाओं के ऊपर एक अपनी रिपोर्ट, एक सरकार की होगी, एक नागरिकों की भी हो, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर इतने बैठे हैं हर जिला के अंदर, उनकी सेवाएं जो है वो सरकार को भी लेनी चाहिए और नागरिकों को भी लेनी चाहिए, ताकि वो उनको भी थोड़ा सा जिम्मेवारी जो है, हैंड होल्डिंग करने की जिम्मेवारी है। जो यहाँ पे आज ओलंपिक में मेडल ले आया, वर्ल्ड में ले आया, दैट डज नॉट मीन इट हैज हैपेंड ड्यू टू हिज पर्सनल एफर्ट्स ओनली। पूरी सोसाइटी का योगदान है उसके अंदर और उस सोसाइटी के प्रति हमारा
मतलब फर्ज है, ग्रेटिट्यूड होना हाँ, चाहिए। गिविंग बैक जो है जी मैडम, इसमें ना कुछ और भी बातें, क्योंकि जो हमारा पॉडकास्ट का मेन आज का था, हमारी हरियाणा की लड़कियां बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स में चैलेंजेस अभी भी हैं, या फिर अभी मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ चुका है? देखिए 2006 में 2016 में रियो ओलंपिक्स जो हुए थे, वो ऐसे ओलंपिक थे जिसमें 2 मेडल इंडिया ने जीते और दोनों महिलाओं ने जीते। और दोनों साक्षी मलिक हमारे यहाँ की जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता, और पीवी सिंधु उन्होंने सिल्वर मेडल बैडमिंटन में जीता। तो उस समय पे पूरा देश जो है वो गदगद था, और प्रधानमंत्री जी से जब वो मिली तो उन्होंने भी ये कहा कि हम अपनी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है उसको अब आगे बेटी खिलाओ तक एक्सटेंड करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, मतलब ऐसा ये नारा आया। और उसके बाद ये देखने को मिला कि जो अभिभावक हैं और जो लड़कियां हैं उस सबको लगा कि हम भी चैंपियन बन सकते हैं। अब तो सरकार की तरफ से भी और प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी ऐसा कहा गया है, और भाई साक्षी मलिक जब ला सकती है तो मेडल हम भी ला सकते हैं। उसके बाद बड़े पैमाने पे लड़कियां जो हैं वो खेलों के अंदर आई हैं जी। हमारे टाइम पे जो होता था कि भी कोई एक आधी मतलब आवेगी, उसमें भी घर के मतलब डरा करते, जैसे मेरी मान्यू कहा करती, बेटी जिस दिन तू चली जा ना घर तब बार मन एक रोटी की भूख मेरी खत्म हो जा है, दुकड़ चकड़ हो रहा घर की परिवार की इज्जत सब न्यू को है, ये छोरी न खेलन भेजा इनका देखियो क्या होगा। तो इस तरह से जो वो था, अब जो है वो बात थोड़ी उसके ऊपर अंकुश लगा है। जो अभिभावक हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सामाजिक आर्थिक स्तर पे सांस्कृतिक स्तर पे जो खेलों में लड़कियों को भेजने के जो चुनौतियां थी जो या जो बाधाएं थी वो खत्म होगी हों, 30% तक तो वो खत्म हुई है अपने आप। और मतलब उसके आगे अब ये खत्म इस तरह से भी हुआ कि भी आपको नौकरी मिल रही है उसके बाद जो है खेलों के बाद, तो कुछ हिस्सा उसका भी है। तो अब ये लगता है कि 70% जो परिवार हैं वो अपनी लड़कियों को खेलने भेजने में उनको कोई झिझक नहीं है उस तरह की। बस अगर ज़रूरत है तो वो ऐसे जैसे हमने थोड़ा सा लड़कियों के खेल के लिए काम किया पढ़ाई का भी करते हुए, तो शुरू में हमारा नारा था कि भाई बेटियों को मजबूत बनाओ, खेल कूद में आगे लाओ। और फिर जब साक्षी मलिक और ने जो मेडल ला के दिखाए तो वो नारा हमारा बदला कि बोझ नहीं, हम हैं खास, सुविधा चाहिए आसपास। मतलब ये आप जो गर्भ में हत्या करते हैं, लिंग भ्रूण हत्या जो होती है बोझ मान के, वो मत समझो। हमारे अंदर तमाम तरह की प्रतिभा है, बस हमें मौके चाहिए और सुविधाएं चाहिए। तो आज के दिन सामाजिक स्तर पे देखें तो काफ़ी सकारात्मक एटीट्यूड जो है वो महिला खेल के प्रति देखने को मिल रहा है। अभी जैसे गांव में जाते हैं तो जैसे जब आपके टाइम में थे सूट सलवार में, अभी भी लड़कियां सूट सलवार ही पहनती गांव में, लेकिन जो लड़की खेलती है, बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, कोई और भी गेम हो गया, और वो गाँव में क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको जल्दी जाना पड़ेगा और शाम की प्रैक्टिस में लेट आना पड़ेगा और आप शॉर्ट्स भी पहनते हैं, तो बड़े बुजुर्ग उन लड़कियों को कोई कमेंट नहीं करते, उनको शाबाशी देते हैं। लेकिन रूटीन जो आम लड़कियां हैं वो अभी भी सूट सलवार में है, तो ये भी कंट्रास्ट देखने को मिलता है। हाँ, ये एक हरियाणा के बारे में बहुत पैराडॉक्सिकल सिचुएशन जिसको कहते हैं वो है कि यहाँ पे पितृसत्ता इतनी स्ट्रांग है, उसके बावजूद लड़कियां खेल में भी आ रही हैं, मेडल भी जीत के ला रही हैं, और जिस भी फील्ड में डाल दी जाती हैं वो वहीं पे जितने मौके मिल रहे हैं उनका बहुत अच्छा सदुपयोग करके दिखा रही हैं। और जैसे आपने बताया कि जो वातावरण जो है उनके लिए सकारात्मक,
कल ही मैंने जो पोस्ट शेयर करी अपनी, रिवाड़ा गांव है सोनीपत जिला में, वहाँ पे वॉलीबॉल की स्टेट चैंपियनशिप हुई, तो हमें भी वहाँ पे बुलाया था, मैं भी वहाँ गई थी। मुझे इतनी मतलब हैरानगी पूर्ण खुशी हो रही थी कि रात को 9:30 बजे तक रिवाड़ा गांव के अंदर लड़कियों का मैच चल रहा है, और निकर शॉर्ट मतलब वो शॉर्ट्स पहन के, और वहाँ पे लड़कियां जो हैं फ्लड लाइट में वो मैच होने लग रहा, और गांव के आदमी औरत सब देखने लग ताली गए। बजा रहे। हाँ, और क्यों मतलब मजाल क्या कि कोई किसी तरह की हुल्लड़बाजी हो। मतलब हम हैरान थे ये चीज देख के कि कितना आगे आ सकती हैं चीजें खेलों की मदद से, अगर हम थोड़ा सा सकारात्मक तरीके से सामाजिक, प्रशासनिक, सरकारी स्तर पे अगर करें तो ऐसे जो है उसकी स्वीकार्यता, जहाँ तक जिस चीज की जरूरत है, हाँ, जिस तरह की ड्रेसेस की जरूरत है खेल के लिए या दूसरे उसके लिए, उसकी स्वीकार्यता भी समाज जो है वो समझने को तैयार होता है, हो रहा है वो। और हमारी जो लड़कियां और महिलाएं भी अब तो मतलब इतनी बुजुर्ग महिलाएं भी थ्रोज में, रेसिस में वेटरन एथलीट्स बन रही हैं, दादी ताई हमारी जो हैं, और वो भी ट्रैक सूट पहनती है, इतना अच्छा लगता ओ वो ट्रैक सूट में है, और उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं जी। तो ये थोड़ा सा सचेत प्रयास भी करने पड़ेंगे, जो ऐसी उनको पीछे खींचने वाली जो ताकतें हैं उनके खिलाफ सचेत प्रयास भी चाहिए। और वो हरियाणा में कुछ थोड़े बहुत संगठनों ने, लोगों ने मतलब किए भी हैं ऐसे, और फिर जो लड़कियों के प्रदर्शन जो रहे, तो ये जो सांस्कृतिक स्तर पे हमारी चाहे ड्रेसेस को ड्रेसअप होने का हो या दूसरे जो मूल्य मान्यताएं हैं उनको भी पीछे छोड़ने का हो, वो बहुत तेजी के साथ मतलब महिलाएं जो हैं वो उन चीज़ों को पीछे छोड़ के, और जो भी आधुनिक, रियल सेंस में आधुनिक मतलब उसको करके दिखा रही हैं। मैडम इसमें ना जो लड़कियां पढ़ लेती हैं IAS IPS ना सही, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब या कुछ मुकाम बना लेती हैं उनके लिए, और जो खेलों के माध्यम से आगे निकल जाती है उनके लिए, अगर वो इंटरकास्ट मैरिज भी करना चाहें तो परिवार वाले मान जाते हैं। लेकिन जो रेगुलर लड़कियां हैं हाँ। उनको सूट सलवार में ही देखना चाहते हैं, हाँ। उनको वो दबा के रखना चाहते हैं, हाँ। वो जीन्स में भी उनको देखना नहीं चाहते। हाँ। तो ये भी हमारे हरियाणा का जो आपने कहा ना पैराडॉक्स का ना, ये वही हरियाणा है, वही माँ बाप है, हाँ। वही माहौल है, लेकिन रूल्स बदल दिए जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जितनी हमारी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, मतलब ज़्यादातर की चॉइस मैरिज है, और उसको स्वीकार्यता भी मिली है, चाहे उसमें विनेश फोगाट हो, साक्षी हो, सब, हाँ, जो भी हैं। तो ये उस स्तर पे तो मान लेते हैं भाई ये तो खिलाड़ी हैं, बहुत करके दिखाया है इन, तो जब जाकर ये फैसला कराया है, इसलिए इनका मानने में दिक्कत नहीं है। लेकिन रेगुलर लड़की को प्रेम, हाँ, दिल तो उसका भी वैसा ही है। हाँ, वैसा ही है। तो इतनी मजाक की बात है, मुझे लगता है कि उसको मजाक तक ही सीमित करके हमारे श्रोतागण समझेंगे। जी। केरला के लोग जब हमारे रीति रिवाजों के बारे में उनसे बात करें, या साउथ के कि भी हमारे यहाँ गांव में ऐसे शादी नहीं होती, तो वो पूछते हैं कि फिर आपके लड़के लड़कियां प्रेम करने कहाँ जाते हैं? नहीं वो देखो तो मैं ना, कोई सही बात है, कोई रील सुन रहा था, शायद कोई आर्टिस्ट है, हरियाणा की आर्टिस्ट है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो ये कहती थी कि भाई देखो जब हम बड़े होते हैं, लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनकी उमंगें होती हैं, और जब आपके पास सुविधाएं नहीं होती तो गांव में ही आपका दिल धड़कता है। ठीक है, माँ बाप और पड़ोसी ये कह रहे हैं कि भाई हाँ। ये भाई है, हाँ। लेकिन दिल तो कुछ और ही कह रहा है ना। देखिए वो जो दिल है, जो मतलब
कई बार थोड़ा सा गलत जगहों पे भी धड़कने लग जाते हैं तो इतना तो युवाओं को भी थोड़ा सा संयम की देखना जरूरत। पड़ेगा कि भाई आप अपना करियर बनाएं, आप अपना जो भी है मतलब कायदा कानून है उसको देखते हुए ही मतलब अभिव्यक्ति ले सकते हैं ना। हमने एक कानून को कबूल किया है यहाँ पे कि इस तरह से हम जीवन को लीड करेंगे, परंतु यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि इन मुद्दों के ऊपर बातचीत करना ही वर्जित सा समझ लिया है हमारे समाज ने जो है। हमें ये लगता है कि खुल के चर्चा करनी चाहिए और अपने बच्चों को, माँ बाप को जो है समझाना भी चाहिए, उनके साथ संवाद रखना चाहिए। ये नहीं कि भाई एक फिर दुर्घटना घट जाए फिर मतलब रोआ पीटी सी हो ही रहे। इसकी बजाय जो हमारे सामाजिक लीडर हैं मतलब मुझे अब ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात कही है ना कि भी केरल और साउथ के लोग ये पूछे कि प्रेम कर, तो कल कोई इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर लिया जाएगा कि जगमती तो गांव की गांव में शादी का मतलब वो क्योंकि सिर्फ इस क्लिप को काट लिया जाएगा। हाँ, whereas तो वैसे आपका जवाब क्या था उनको हाँ, कि तो- कहाँ जाते हैं? तो हम ये बता रहे थे उनको कि भाई वो हम कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे वो पढ़ने आते हैं, जब तक अपना करियर तो बनावे पहले तो चीज़ वो भी है ना कि आप जीवन चलाएंगे कैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब यहाँ पे ना जो चल रहा है बदलते समय के साथ, जो बदलने की ज़रूरत है और जो समाज बदल रहे हैं वो ही उनकी ही जो पीढ़ियाँ जो हैं वो प्रोग्रेस भी कर रही हैं, वो आगे भी बढ़ रहे हैं वो समाज जो। तो हमें बदलते समाज के साथ एक सामंजस्य जो बनाना है, उसके लिए अगर विचार विमर्श नहीं होगा तो वो सामंजस्य जो है वो गलत बैठता रहेगा जो हमारे यहाँ पे चल रहा है। मैडम एक चीज़ और, मैं बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल जो लड़कियों ने बहुत अच्छा किया है उनके पेरेंट्स को जानता हूँ, तो हरदम उनके साथ माँ या बाप एक जना जरूर रहता है। सुबह प्रैक्टिस जाते हैं, शाम को जाते हैं, कहीं बाहर टूर्नामेंट होते हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि आप अब तो बेटी बड़ी हो गई है तो आप कोच के और बाकी सारी है और वो समझदार भी हो गई है, तो उनका ये कहना है नहीं भाई साहब किसी पे आज के दिन विश्वास नहीं कर सकते। आप अगर बेटी को खिला रहे हो तो जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। ये डर अभी भी है। बिल्कुल, ये डर जो है वो घर से और खेल के मैदान तक सुरक्षित पहुंचे लड़की जो है, और खेल के मैदान में जब है वहाँ पे खेल के वापस वो आए, ये पूरी जो जिम्मेवारी है ये परिवार के ऊपर पड़ी हुई है एक तरह से। मतलब लड़कियों के संदर्भ में तो खास तौर पे लड़कों में वो ड्रग्स वाला मुद्दा है। हाँ हाँ, तो लड़कियों को छोड़ के आना मतलब ग्राउंड पे लेके जाना और अब टीम के साथ भी जाना, देखो कितना एक्स्ट्रा लोड जो है वो लेना पड़ रहा है हमारे परिवारों को, जिनका ब्योत तो बेचारा का इतना भी कोनी कि भाई वो एक बच्चे का खर्चा मतलब उठा ले, उठाना पड़ा है एक गार्जियन का भी जो साथ में जाते हैं। तो ये सुनिश्चित करना कि एक सुरक्षित माहौल मिले हमारी खिलाड़ियों को, सबसे पहले तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। जिस तंत्र को हमने मतलब इस चीज़ का की जो असाइन की हुई है ड्यूटी, उनकी जवाबदेही है कि भाई वो थोड़ा सा सुरक्षा का वातावरण जो है उसको मतलब सुनिश्चित करवाएं। जैसे हर खेल के अंदर जो है एसोसिएशन के अंदर एंटी सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटीज बननी चाहिए, वो प्रावधान है एक, वो बननी ही चाहिए कि भी किसी भी बच्ची को अगर ऐसा लगे उसके साथ कोई दुर्व्यवहार या कोई इस तरह का है तो वो इस कमेटी के पास जाके अपनी बात बता सकती है फ्रैंकली। और इस तरह के प्रावधान हो तो छोटे लेवल पे ही चेक हो जाती हैं ये जो घटनाएं हैं इस तरह की, परंतु जब है ही नहीं कोई प्रावधान, बताया ही नहीं जाता अगर लड़कियों को पेरेंट्स
को और बनी नहीं हुई हैं वो कमेटियां। ज़्यादातर हमने उसका जब वो एक पार्लियामेंट में सवाल लगवाया था कि फेडरेशंस एसोसिएशंस में कितनी एंटी सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटीज़ बनी हुई हैं, हार्डली मतलब 2-3 में केवल कागजी खाना पूर्ति थी। हाँ। और अभी जो कुश्ती खिलाड़ियों का ये आंदोलन चला पिछले दिनों, तब भी ये निकल के आया कि वहाँ पे वो कमेटीज जो हैं वो बनी नहीं हुई हैं। तो सरकारी स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे जो सुरक्षित वातावरण देने के लिए जो प्रावधान हैं उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। और सामाजिक स्तर पे हमारे जो लड़के हैं वो लड़कियां जो खेल के लिए, पढ़ाई के लिए जब आगे बढ़ रही हैं तो किसी भी तरह से बाधा की तरह से उनके रास्ते ना रोकें। उनको भी जिम्मेवार नागरिक बनाना और बनना खुद जो है ये एक सामाजिक जिम्मेवारी और पारिवारिक जिम्मेवारी भी है कि हम अपने बच्चों की ब्रिंगिंग अप जो है वो इस तरह से करें कि वो लड़के और लड़की एक दूसरे को इंसान की तरह से देखें। वो मतलब केवल एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह से ना देखने का नज़रिया हो, बल्कि वो बड़े पूरे इंसान हैं दोनों। और सबसे खूबसूरत दोस्त इस पृथ्वी के धरातल पे आदमी और औरत हैं। जब वो मिलके कंधे से कंधा मिला के फ्रैंक वातावरण में काम करते हैं तो वहाँ पे खुशहाली और खूबसूरती पनपती है, ये देखने को मिल रहा है। तो वो अपने जो हमारे मापदंड जो हैं वो नैतिक रूप से हम सब ऊंचे रखें कि एक दूसरे के लिए हम सहयोगी बने, बाधा ना बने किसी भी तरह से, और लड़कियों को कमज़ोर समझ के उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की हिमाकत ना करें। तो ये थे हमारे साथ भीम अवार्डी इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर जगमती सांगवान मैडम से हमने हरियाणा में खेलों की बुनियादी जो सवाल थे वो डिस्कस किए, और महिलाओं के लिए खेलों में अचीवमेंट के बाद क्या बदला है वो सारी चर्चा की। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। मैम, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतने महत्वपूर्ण विषय पे इतने सहज तरीके से बातचीत का माहौल बनाया। थैंक यू सो मच। नमस्कार।